So very good evening to all of you guys. Yes, good evening, good evening. चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं. एक बार कंफर्म करेगा वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो सभी क्लियर है बेटा. यस, एक बार प्लीज कंफर्म करिएगा वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो सभी क्लियर है. और यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ऑल क्लियर. कोई लैगिंग तो नहीं है ना? नहीं. रिचा सिंह, बीच में आपको सेशन में गायब रहे हो क्या बेटा? बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए और टॉपिक एंड होते 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 आधे बच्चों की बत्ती गुल हो गई है ना. और अगर आज आप प्रोबेबिलिटी नहीं सीख पाए ना इस सेशन में, इस सीरीज में, तो ये मान लीजिए फिर कोई प्रोबेबिलिटी सिखा नहीं पाएगा. तो जितने भी बच्चे जैसे भी कंटिन्यू कर रहे हैं है ना, आज के दिन स्ट्रेंथ और भी कम हो गई है ना. मुझे ये नहीं समझ में आता, जब कोई भी स्ट्रेटजी सेशन होता है तो बच्चे भर के आ जाएंगे. कोई नॉन टेक सेशन होगा, हम जस्ट बात कर रहे हैं, बच्चे भर के आ जाएंगे. तो क्या सिर्फ कहानी सुनने के लिए इंटरेस्टेड होते हो? और जब पढ़ाई की बात होती है तो सब गायब हो जाते हैं. पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, कहानी सुनना अच्छा लगता है. किसी की कहानी सुनना अच्छा लगता है, वो कैसे कैसे फेस किए प्रॉब्लम्स को, कैसे कैसे हमारे पास आउट हुए है ना, कैसे गेट क्वालिफाई किया, कैसे बीएआरसी में सिलेक्ट हुए. कोई भी एक ऐसा नॉन टेक सेशन होगा जिसमें भर के बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे है ना, 50 60 70 बच्चे लाइव हैं, 100 बच्चे लाइव देख रहे हैं. लेकिन जब पढ़ाने वाला सेशन होता है तब पता नहीं बच्चों को क्यों सांप सूंघ जाता है, क्यों उनको ऐसा लग जाता है कि नहीं यार मेरे बस की बात नहीं है. कहानी सुनना बस अच्छा लगता है लेकिन पढ़ना अच्छा नहीं लगता. ठीक है, खैर कोई बात नहीं सर. उसके बाद थोड़ा मोटिवेशन आता है, तो वो मोटिवेशन फिर जाता कहाँ है? तो डेली यही क्या करें, कहानी सुनाए पढ़ाए ना, या फिर पहले आधा घंटा पहले मोटिवेट करें और फिर इसके बाद 15 मिनट पढ़ा दें और खत्म करें. ये तो नहीं पॉसिबल ना बेटा. ऑप्टिमम वे में हम आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद भी अच्छा लगता है. ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन सिर्फ कहानी सुनना अच्छा लगता है, पढ़ना नहीं, ये गलत बात है. और लेक्चर बेवजह उनको मिल जाता है जो प्रेजेंट होते हैं है ना, जो प्रेजेंट नहीं है वो तो गायब ही हैं. तो बेटा वो भी इसलिए ताकि आप लोग आगे गायब ना हो है ना. खैर देखते हैं कि आगे हमें स्टार्ट करना है कैलकुलस या नहीं करना. वो टेलीग्राम में पोल कराऊंगा, उसके बेसिस पे ही डिसाइड करूंगा. आज अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी का ये लेक्चर कंप्लीट करके पूरा जो भी प्रोबेबिलिटी में पढ़ाना था वो कंप्लीट हो गया है. और आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चे स्पेशल क्लास में कल प्रेजेंट नहीं थे. क्यों प्रेजेंट नहीं थे? वहां पर क्या बातें करने के लिए मैंने बुलाया था? वहां पर भी तो हमें जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना था. तो अब आगे की जो भी 1-2 क्लासेज होंगी वो ऐप में ही होंगी. ठीक है, और उस ऐप की क्लास के बेसिस पे और टेलीग्राम पोल के बेसिस पे देन डिसाइड करेंगे कि आगे कैलकुलस स्टार्ट करना है कि नहीं. और स्टार्ट भी करेंगे तो 3 अगस्त से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, 2 अगस्त को बेटा एक सेशन रहेगा टेस्ट सीरीज वाला, और जिसकी टाइमिंग रहेगी इवनिंग में 5 PM से. ठीक है, हो सकता है अभी सेशन आपको शो हो रहा हो उसकी टाइमिंग 9:30 PM हो, लेकिन वो टाइमिंग रहेगी 5 PM से, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज का सेशन प्लस और यूट्यूब दोनों स्टूडेंट्स के लिए है. तो वो सेशन आप लोग 2 अगस्त को ज्वाइन करिएगा. ठीक है, तो आज अभी यूट्यूब का ये मेरा लास्ट सेशन होगा और इसके बाद डायरेक्ट हम लोग मिलेंगे 1 अगस्त को. 1 अगस्त को देखो अब कोई एक सेशन रहेगा या फिर 2 अगस्त को टेस्ट सीरीज के लिए. और बाकी अब जो भी सेशन रहेंगे आपके वो रहेंगे स्पेशल क्लास में है ना, जिसको मैं कंटिन्यू करूंगा कल सेम टाइम पे 9:30 PM. जो भी आज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस का जो भी मिक्सअप होगा वो कल के दिन मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा. सो डियर केमी वॉरियर्स, सेशन को कंटिन्यू करिए. ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, और ऐप में मुझे फॉलो नहीं किया तो बेटा फॉलो कर लेना. चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रोबेबिलिटी का आज लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13. यहां से हम लोग कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, हमें पढ़ना है बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. आपके इतने सारे मैसेज आ गए, चलो मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं फिर आपके मैसेज पढ़ के मैं आंसर करता हूं. सुनिएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. हम लोगों ने 2 तरह के रैंडम वेरिएबल पढ़े थे. रैंडम वेरिएबल से पहले हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी. स्टैटिस्टिक्स में मैंने एक ही चीज आप लोगों को बताई थी, जब लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है तो उसको एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्रिप्टिव मैनर में सेव करने के लिए है ना, या उसका
स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स का हेल्प लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है टू स्टडी द लार्ज नंबर ऑफ डेटा इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर, और वो डिस्क्रिप्टिव मैनर को हमने फिर दो पार्ट में डिवाइड किया था कि उस पर्टिकुलर डेटा को किसी एक स्पेसिफिक वे में जब हम अरेंज करते हैं फिर उसकी स्टडी करते हैं तो वो हमारा एक स्पेसिफिक वे ही वो डिस्क्रिप्टिव मैनर होता है। और ये दो तरह के स्पेसिफिक वे हैं। एक स्पेसिफिक ये है कि उन डेटा में कितना वेरिएशन है, कितना चेंजमेंट है ना। एक तो हम लोग ये डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे आप कहीं पर सैंपल लीजिए तो हर सैंपल के ब्लड काउंट में कौन सा कितना पोर्शन क्या है ना, तो उस सैंपल का एक आप डेटा कलेक्ट करिए। जैसे आप किसी लेबोरेटरी में जाइए और लास्ट 1 मंथ का किसी भी लेबोरेटरी के सीबीसी का डेटा कलेक्ट करिए कि किसका सीबीसी कितना हुआ, या हीमोग्लोबिन का डेटा कलेक्ट करिए, तो वो यार उनके सिस्टम में होगा ना, तो वो सिस्टम में जो भी डेटा होगा उसको किसी पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दिस इज द स्टडी ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। या फिर हम जैसे जनगणना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जनसंख्या काउंट कर रहे हैं, है ना, पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं, तो उसको पर्टिकुलर एक ग्रुप में रिप्रेजेंट कर देना कि 1 ईयर से 10 ईयर तक के इतने कैंडिडेट हैं इस पर्टिकुलर गांव में, इतने से इतने, या फिर हम इतनी आबादी अर्बन है, इतनी आबादी रूरल है ना, या फिर हम इतना बोल दें कि इतना मेट्रो सिटी की इतनी आबादी है, या हम इतना बोल दें कि पर्टिकुलर किसी भी उसमें कि इतना कास्ट वाइज डिवाइड कर दें, इतने ये हैं, इतने ये। जैसे आप लोग जब इलेक्शन देखते हो तो न्यूज चैनल में बहुत सारे कुछ आंकड़े आते हैं कि इस सिटी में या इस पर्टिकुलर विधानसभा में, इस लोकसभा में इतने परसेंट ये हैं, इतने परसेंट ये। तो ये क्या है, यही हमारी स्टैटिस्टिक्स है। जैसे मैं सिंपल सा गेट का एग्जांपल लूं, है ना, गेट का रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में मैं बोलूं कि कितने स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी परसेंटाइल 90% से अब थी, तो ये भी हमारा एक स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो गया। तो जो ये स्टडी करते हैं ये पूरा स्टैटिस्टिक्स है। और जब लार्ज नंबर ऑफ डेटा, लार्ज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दिया होता है और उस सैंपल स्पेस में हम लोग बिना देखे और एक आइडिया से हम लोग कोई एक पॉसिबिलिटी सर्च करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, कि इतना होने की चांसेस क्या है। अच्छा, अगर 90%, जैसे मैं अभी बोल दूं कि भाई मुझे पता है जितने भी स्टूडेंट यहां क्लास कर रहे हैं इसमें 90% स्टूडेंट गेट क्वालिफाई कर जाएंगे, तो मैं एक आइडिया लगा रहा हूं ना 90% क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन उसके आगे मैंने कंडीशन लगा दी जो डेली रेगुलर रहता है, मैंने आगे कंडीशन लगा दी जो हर लेक्चर करता है, मैंने कंडीशन लगा दी जो प्रॉपर टेस्ट सीरीज देता है, मैंने आगे कंडीशन लगा दी जो प्रॉपर सेल्फ स्टडी भी करता है, प्रैक्टिस सेशन करता है। तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे गिवन एक्सपेरिमेंट का एक कंडीशनल फॉर्म में जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, जहां पर डेटा बहुत बड़ा हो। यूट्यूब में एक वीडियो मैंने लिया, उसमें मान लो 2000 व्यूज आ गए, तो 2000 बच्चों ने देखा, तो 2000 बच्चों ने देखा, उनमें 90% क्वालिफाई कर रहे हैं, तो एक ह्यूज नंबर ऑफ डेटा हो गया। अब उसको मैंने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ये हम किससे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। और दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पर हमारा रैंडम वेरिएबल से डिसाइड करते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यूज होता है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल यूज होता है। जहां पर बेटा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यूज होता है वहां पर x की एक काउंटेबल वैल्यू होती है, x = 1, x = 2। हमने डाइस थ्रो किया, कोई एक नंबर ले लिया, हमने डाइस थ्रो किया, 4 से लेस देन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो 4 से लेस देन क्या होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि 1.2 हो, 1.6 हो, 1.8 हो, 1.9 हो, 2.6 हो, 2.7 हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक फिक्स नंबर है ना, तो वो काउंटेबल वैल्यू होती है और उसको बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और जहां पर काउंटेबल नहीं होता वहां पर हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में मैंने आपको दो चीजें ऑलरेडी पढ़ा दी हैं, एक पढ़ा दिया है बाइनोमियल और एक पढ़ा दिया है पॉइजन। अगर मैं सिंपल सा उनके फॉर्मूले की बात करूं तो मैंने क्या बोला, डिस्क्रीट, मैंने क्या बोला, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, शॉर्ट फॉर्म में से लिखा कि जो कि काउंटेबल हो। और यहां पर मैंने लिखा कि एक हमने यहां पर पढ़ा फर्स्ट बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल, और बाइनोमियल हमने क्या पढ़ा कि जो रैंडम वेरिएबल x = r होगा, इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, NCR P⁴ Q⁴ n - r,
n नंबर ऑफ टोटल एक्सपेरिमेंट, r जो भी हमारा हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, है ना, वह हमारी प्रोबेबिलिटी जिसकी निकाल रहे हो वो एक रैंडम वेरिएबल, और p की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर द रैंडम वेरिएबल, है ना, और q प्रोबेबिलिटी ऑफ द अनसक्सेस 1 माइनस p। फिर इसके बाद सेकेंड पोर्शन हम लोगों ने पढ़ा किसका, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। वहां पर हम लोगों ने बोला पी एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू, और कुछ हम लोगों ने एक मीन वैल्यू के बेसिस पे डिफाइन किया, और मीन वैल्यू को हमने एम या म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। तो एम लिखिए, म्यू लिखिए, टू द पावर आर इंटू ई टू द पावर माइनस एम अपॉन फैक्टोरियल आर। और मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि ये दोनों फार्मूले आपको याद होंगे, और इन दोनों को हम लोगों ने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए पढ़ा। अब जब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया था। कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म ये होता है कि कॉन्टिन्यूअस के केस में हम एक पर्टिकुलर वैल्यू काउंटेबल फॉर्म में चूज नहीं कर पाते। उसकी वैल्यू को चूज करने के लिए, उसकी वैल्यू को चूज करने के लिए, क्या लैग एक नहीं हो रहा बेटा? सब सही है, सब सही है, कोई लैग नहीं है, बिल्कुल सही है ना, कंटिन्यू करो। और जब हम लोग बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की, तो वहां पर हमें एक इंटरवल चूज करना पड़ता है, एक इंटरवल चूज करना पड़ता है। और इंटरवल क्या, जैसे हमने बोला कि एक इंटरवल, सुनना बेटा, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो हमने बोला कि एक इंटरवल लिया हमने, ठीक है। तो इंटरवल कैसे लेते हैं, 1,2, तो 1 से 2 के बीच में जितना भी पोर्शन होगा, हमने बोला कि ये कर्व है, हमने बोला ये कर्व है, और इस कर्व का आपको एरिया निकालना है, ये 1 से लेकर 2 तक, तो ये पूरा एरिया आएगा ना। तो 1 से लेके 2 तक जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे उन सभी को इंक्लूड करते हुए हमने ये निकाला। तो दैट मीन जब हमें कभी एरिया, कोई अमाउंट, कोई वॉल्यूम ऐसे निकालना है, जैसे मैं सिंपल सा बात करूं कि मान लीजिए ये एक ग्लास है और इस ग्लास में इतना वाटर है, तो अगर मैं यहां पर एक कर्व बनाने के लिए मैं एक ग्राफ भी बना दूं और यहां पर x और y की वैल्यू दे दूं, x एक्सिस में, y वर्टिकल एक्सिस में, तो मैं दे दूं 1 2 3 4, तो मैं 1 to 2 अगर वैल्यू लूंगा तो उस 1 to 2 के बीच में जितना भी टोटल अमाउंट होगा वो पूरा का पूरा डिसाइड होगा, तो उसका वॉल्यूम इतने ml वाटर है। अगर मैं 2D में ले रहा हूं तो उसका एरिया इतना एरिया है। तो दैट मीन जब हम ऐसी बात करते हैं तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है, और उस केस में हम पढ़ते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम क्या बोलते हैं कि कोई भी एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा x, और वो x की वैल्यू उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती है जहां पर हमें एक बेल शेप्ड फॉर्म मिलता है, और वो बेल शेप्ड फॉर्म के लिए भी ही हम नॉर्मल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पर जो x होता है ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होती है, जो काउंटेबल नहीं, जो मीजरेबल होती है। और मीजरेबल के फॉर्म में जब हम उसको मीजर करते हैं तो मीजर करने के लिए हमें एक इंटरवल लेना होता है ना, एक एरिया लेना होता है, एक रीजन लेना होता है, और उस रीजन के केस में डिफाइन करते हैं। तो अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ये बेल शेप्ड फॉर्म क्या होता है, कैसा होता है, कैसे बनता है, इसका फार्मूला क्या होता है, 1 by 1 सारी चीजें डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहां से हम लोग कुछ पॉइंट नोट कर लेंगे, अगर आप चाहो तो नोट कर लो, ना चाहो तो ना नोट करो, कोई नीड नहीं है। मैंने क्या बोला, एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैविंग द बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर ये बेल शेप्ड क्या होता है? बेल, आपने देखा होगा मंदिर का घंटा, इस समय बहुत जाते होगे, जैसे अगर आप लोग शिवरात्रि चल रही है ना, वो सावन का महीना चल रहा है, तो आप हो सकता है शंकर जी के मंदिर में जाते हो, तो मंदिर में जाते होगे तो आपने देखा होगा एक घंटा टंगा होता है ना, उसका जो शेप होता है ना, इधर साइड से लेना स्टार्ट करो और ऐसे करके ऊपर तक जाता है, मिड पॉइंट पे एक रस्सी पे बंधा होता है, फिर ऐसे करके नीचे आता है। जो मिड पॉइंट होता है वो आपका मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो सेम टू सेम बेटा, सेम टू सेम आपने एक बेल शेप्ड फॉर्म बनाया, ये बेल शेप्ड फॉर्म बनाया। इसमें ये जो एक्स एक्सिस में कोई भी आप वैल्यू ले रहे हो ना, वो सारी की सारी वैल्यू हमारी रैंडम वेरिएबल x को रिप्रेजेंट करती है। और उस रैंडम वेरिएबल x के लिए जो हमारा ये एक बेल शेप्ड फॉर्म आता है, यही हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। बात समझ में आ गई? अब ये जो फॉर्म बनता है, ये फॉर्म कैसे बनता है, ये किसका कर्व होता है? वही कर्व हमारा इसके डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है। क्या होता है समझिएगा। तो पहले एक ये लाइन लिखिएगा, पहाड़ की चोटी
हाँ बोल सकते हो ऐसा, लेकिन पहाड़ के बारे में ऐसा डिसाइड नहीं है ना कि ये हमारा उस पीक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, मतलब सिमेट्रिक हो, ये डिसाइड जरूरी नहीं है। लेकिन जो बेल होता है ना, घंटा होता है ना, उसके केस में ये डिफाइंड होता है, इसलिए इसको बेल शेप फॉर्म बोलते हैं। अदरवाइज इसको माउंटेन फॉर्म भी बोल सकते थे, लेकिन हम बेल शेप बोलते हैं कोई रीजन की वजह से, क्योंकि दोनों साइड वो सिमेट्रिक होता है। चलिए नोट करिएगा, नोट करिएगा। मैं एक बार आप लोगों के तब तक कमेंट पढ़ लूं। देखो सडन अभी 30 स्टूडेंट थे और एकदम से गायब, क्या ही बात है यार। सर उसके बाद थोड़ा ठीक है, गुड इवनिंग सर। सर इट्स माय फर्स्ट लेक्चर, शुड आई कंटिन्यू लाइव और एल्स वॉच इन रिकॉर्डेड फॉर्म। सानिया थोड़ा सा फीलिंग के लिए आप ये सेशन लाइव कर लो, ठीक है, और बाकी रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा कंप्लीट करो। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और आगे फिर शायद अगस्त के फर्स्ट वीक में 3 या 4 अगस्त से 3 अगस्त से शायद, है ना, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है देन फिर मैं स्टार्ट करूंगा सॉरी कैलकुलस, ठीक है। तो देखते हैं वहां पर, और तब तक आप ये वाला पोर्शन कवर कर लो। प्रोबेबिलिटी पूरा हो गया, और मैंने ऑलरेडी सारे ग्रुप में लिंक प्रोवाइड कर रखी हैं प्लेलिस्ट की, जिसमें एक प्लेलिस्ट में मेरा लीनियर अलजेब्रा पूरा पड़ा हुआ है, और उसी में न्यूमेरिकल मेथड के भी पूरे वीडियो पड़े। तो 3 मेजर टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए, न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी। फिर इसके बाद 4 टॉपिक देखता हूं कैलकुलस के बारे में, ठीक। जल्दी से नोट करो ये पॉइंट। A continuous random variable x having the bell-shaped distribution is called a normal random variable, और continuous random variable जो होता है in which random variable is selected as a form of interval। अब वो इंटरवल एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करे, अमाउंट को रिप्रेजेंट करे, एरिया को रिप्रेजेंट करे, है ना वो। और थर्ड इसका मैथमेटिक्स फॉर्मूला, तो अभी बताता हूं मैथमेटिक्स फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। सॉरी सर कल नेटवर्क इशू था। बेटा नेटवर्क इशू था तो उसको सही कराओ, है ना। नेटवर्क इशू अगर ऐसे हमेशा बना रहा फिर क्या करोगे, कब करोगे क्लास, है ना। उसको सही कराओ, जिस सिम का नेट आता हो वो लो, नहीं तो घर पे वाईफाई लगवाओ भाई। सर पूरा पढ़ाइएगा। देखते हैं विश्वनाथ, आप तो रेगुलर हो, आज मुझे लगता है ज्यादा लोग आएंगे। देख रहे हो शाहिद, सर नेटवर्क इशू बहुत है हमारे यहाँ। बेटा बताओ क्या करें उसके लिए, फिर मैं रूरल एरिया से हूँ। चलो कोई नहीं, फ्राइडे सैटरडे स्पेशल पर होगा ना। हाँ बेटा फ्राइडे सैटरडे स्पेशल पर होगा। अभी भी बहुत लैगिंग हो रही है, थोड़ा सा बैक चलो आप, ऐसा कर सकते हो भाई। अब क्या बताऊं मैं इसके लिए, है ना। नेटवर्क को थोड़ा सा मतलब आप देखो कि किस सिम का नेटवर्क आता है, किस मतलब कंपनी का, किसका प्रोवाइडर का नेटवर्क बेटर है, उसके साथ कंटिन्यू करो। वो एक सिम खरीद लो भाई, है ना। कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो नेटवर्क का बहाना हम डेली डेली नहीं बना सकते। और फिर आप बोल रहे हो सर बहुत ज्यादा इशू रहता है, कोई तो होगा, नहीं कोई होगा, बीएसएनएल होगा, एयरटेल होगा, जियो होगा, या फिर वोडाफोन होगा, कोई तो होगा ना जिसका नेटवर्क अच्छा हो, उसका सिम लो। कब तक हम लोग इसकी वजह से क्या क्लास नहीं करेंगे, नेटवर्क इशू है तो हम अपना कैरियर दांव पे लगा देंगे, तो ये चीज सही नहीं है ना, समझ रहे हो। सर सियारी संकल्प स्पेशल क्लास वाले करें, हाँ आप वो वाले पूरे कंप्लीट करो, और स्पेशल वाले अगर आपको अगर करना है तो कर लो, बाकी जो मैं एडवांस वाले करवा रहा हूं ये जरूर करना। सर अंकुश आदित्य अभी बेटा मेरी कोई बात नहीं हुई सर से, और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं यही यूट्यूब में करवा दूंगा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्शंस, है ना, अंकुर सर को बोल के। तो आप लोगों का प्रेजेंस हो मैं हर जगह करवाऊंगा, प्रेजेंस नहीं होगा बेटा कैसे करवाएंगे। हम केमिकल के पीवाईक्यू कर लेंगे, बाकी ब्रांच के रिस्पेक्ट तो ठीक है। चलो सबका डाउट क्लियर। सर प्लीज कैलकुलस पढ़ाओ, बिकॉज कैलकुलस के लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, लेकिन आपके जैसे फीलिंग कहीं नहीं आती। बेटा आप बताओ ना, इस स्ट्रेंथ में मेरी जगह आप अपने आप को रखो, मेरी जगह अपने आप को रखो, और फिर आप बताओ क्या वाजिब है, जो अवेयर नहीं है उन्हीं के लिए मैं इतना करूं और वही मेरा सपोर्ट ना करें, क्या वाजिब है। अब चलो ये भी मान लें, चलो रिकॉर्डेड देखते हैं, रिकॉर्डेड भी नहीं देख रहे तो फिर मैं कैसे करूं, आप समझिए ना, ठीक है। चलो
देखते हैं हम। तो ये पार्ट आपने नोट कर लिया, दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी। तीसरा, अगर आप लोगों को पता हो e टू द पावर x का और e टू द पावर माइनस x का कर्व कैसे होता है, कोई बता सकता है e टू द पावर माइनस x का कर्व क्या होता है? बेटा e टू द पावर माइनस x का कर्व होता है, सुनना, थोड़ा सा मैं यहां पर आता हूं। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं e टू द पावर माइनस x का कर्व बताओ कैसा होता है, e टू द पावर माइनस x का कर्व बताओ कैसा होता है, तो आप बता सकते हो e टू द पावर माइनस x का कर्व कैसे होता है। अगर बेटा x की वैल्यू मैं माइनस इनफाइनाइट रखूं तो y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस और माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इनफाइनाइट। कुछ ऐसा आ गया, सही है क्या ये? और अगर हम x की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट रखें तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसका कर्व ड्रा करेंगे तो आप बता सकते हो कैसा कर्व बनेगा, ये इनफाइनाइट से स्टार्ट होके जीरो की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, और जब इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा ऐसे और जीरो की तरफ टेंड करेगा, ऐसा क्या? जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट। अच्छा, जब इन दो कर्व को हम लोग मिक्सअप करके बनाते हैं तो हमारा बनता है जो हम लोग ये कर्व बना रहे हैं बेल शेप फॉर्म, तो एक कर्व तो ये वाला है और एक कर्व हमारा ये वाला है, तो दो कर्व का फॉर्मेशन होता है, एक ये कर्व बनता है और एक ये कर्व बनता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा ये पूरा कर्व बनता है। अब ये कैसे बनता है, चलो समझिएगा। जब हम मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करते हैं, कोई मुझे बताएगा डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, ठीक है, बिल्कुल सही है, और e टू द पावर x का इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली हो जाएगा। ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई। तो एक कर्व हमारा ऐसे बना और एक कर्व हमारा ऐसे बना, और इन दो कर्व के कॉम्बिनेशन से हमारा बेल शेप्ड आया। अगर हम बोले कि जैसे घंटा बनाते हैं कैसे बनाया गया होगा, हो सकता है जैसे मटका बनाते हुए देखते हो, सुराही बनाते हुए देखते हो, है ना, दो पार्ट में बना के उसको ऐसे जोड़ते हैं या दो पार्ट में बना के ऐसे जोड़ते हैं और फिर उसके बाद वो हमारा बन के तैयार होता है। इसी तरह जो बेल बनता है ये भी दो पार्ट में, है ना, आधा आधा करके बना के फिर इसकी बेल्डिंग कर दी तो भी हमारा बन सकता है। तो इस तरह से एक फॉर्मेशन होता है। तो कोई मुझे इसका फॉर्मूला बता सकता है, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। कहीं पढ़े हो ऐसा फार्मूला? यस आर नो, कमेंट करो जल्दी से, यस आर नो, कभी पढ़े हो ऐसा फार्मूला? चलो कोई बात नहीं, मैं जस्ट बताता हूं आपको। तो जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नॉर्मल वेरिएबल की, वो क्या होती है, वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। नोट करिएगा, ये हमारा एक फॉर्मूला आता है, ये हमारा एक फॉर्मूला आता है। और जब ये ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बनता है तो यही हमारा दो पार्ट में ये डिवाइड होता है। कैसे, अभी बताता हूं, नोट करो, ये फार्मूला नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन, बिल्कुल सही है। सानिया ट्राई करो बेटा मैक्सिमम सब्जेक्ट कवर करने का, बट एक साथ 4 to 5 सेशन मत करो, मतलब कि 4 to 5 सब्जेक्ट के साथ नहीं, है ना, 3 सब्जेक्ट या मैक्सिमम 4, और मैक्सिमम 4 जो रखना वो वीकेंड में, और 3 सब्जेक्ट रेगुलर में। और आपने ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया है, लेकिन ठीक है, जब जागे तब सवेरा, अभी कंटिन्यू करो, है ना। एक मैथमेटिक्स ले लो, एक सीआरई ले लो, एक एफएम ले लो, और कुछ एक सब्जेक्ट को आप वीकेंड में कर लो, चाहे एप्टीट्यूड कर लो, चाहे आप, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज ज्यादा है। आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो मैथ एफटी आपके लिए कॉमन है, सीआरई ऑलरेडी आप थर्ड ईयर में पढ़ रहे होगे, एफएम आप पढ़ चुके होगे, एक हीट ट्रांसफर। ट्राई ये करो मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे उतने सब्जेक्ट के साथ मूव करो, ठीक है।
नोट हो गया होगा। चलो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, एफ एक्स या पी एक्स इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, 2 पाई ये पता है, सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस, ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, एक्स रैंडम वेरिएबल और जो म्यू है ये आपका मीन है, और जिस मीन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वो कर्व सिमेट्रिक होता है वो मीन है म्यू, अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर वही है हमारा वेरिएंस। ठीक है, अब समझिएगा, जब अभी मैंने आपको बोला कि e टू द पावर माइनस एक्स का कर्व, आपने क्या बताया कि सर कुछ ऐसा इनफाइनाइट से आ रहा होगा, ऐसा कुछ जा रहा होगा, ऐसा बोला। अच्छा, अगर मैं इसी को बोल दूं e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम इसी को बोल दें ऐसा, अब क्या करोगे आप? अब सुनना बेटा, अब फिर मैं इसी को डिफाइन कर रहा हूं, अगर x की वैल्यू आपने ले ली माइनस इंफिनिटी, तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पुट करो, माइनस इंफिनिटी का होल स्क्वायर, तो माइनस की कोई भी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं वो प्लस हो जाता है, और अगर ये प्लस हो जाएगा तो इसका स्क्वायर इंफिनिटी, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये ओवरऑल क्या हो जाएगा समझना, e टू द पावर माइनस, और ये माइनस इंफिनिटी की वजह से ये क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। ये क्या हो जाएगा? 1/e⁻∞, और e⁻∞ इज द इंफिनिटी, 1/∞ इज द टेंस टू 0। तो मतलब अगर x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है तब भी हमारा y की वैल्यू टेंस टू 0 है, और अगर x की वैल्यू इंफिनिटी ले ली तो y इक्वल टू e⁻⁻, और x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करो, इंफिनिटी का होल स्क्वायर इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये भी माइनस इंफिनिटी, अब ये क्या हो जाएगा? 1/e⁻∞, अभी भी टेंस टू 0। अब चेंज हो गया, अब हमारे जो उसकी कंडीशन थी, सिचुएशन थी, जो जज्बात थे वो सब बदल गए। क्या हुआ? ये हमारा जो कर्व एक ऐसा यहां पर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी मूव कर रहा था, तो जो इस तरह से मूवमेंट था एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा था, अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और चेंज होके अब कैसा हो जाएगा? अब माइनस एक्स जब होगा तो भी 0 की तरफ टेंड करेगा, और प्लस एक्स जब होगा तब भी बेटा 0 की तरफ टेंड करेगा, और मतलब ये कुछ ऐसा होगा। तो सर ये ऐसा कैसे? चलो एक x की वैल्यू 0 पुट करके देख लो। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू e⁻⁻0, माइनस 0 का मतलब हो गया 1/e⁻0, e⁻0 का मतलब ये हो गया 1, तो ये मतलब ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू रहती है 1, और इसके पहले ये डिक्रीज होगा, इसके पहले ये डिक्रीज होगा, कुछ इस टाइप का। ये किसका कर्व बन गया? e⁻⁻ आप x स्क्वायर का ये कर्व बन गया। अच्छा, जो ये कर्व है e⁻⁻x स्क्वायर का, मुझे बताओ इसी तरह ये लिखा हुआ है क्या? एक ये कुछ आगे ये क्या है? ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, और इस वैल्यू के बाद ये e⁻, अगर मैं इसको मान लूं, इसको मैं मान लूं x, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है क्या? सर कैसे मान लें x? अरे बेटा ये 2 सिग्मा स्क्वायर को √2 सिग्मा और इसमें पूरा होल स्क्वायर कर दो, ये पूरा एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? तो मुझे बताओ ये वाला फॉर्म जो है ये कोई एक वैल्यू है, e⁻⁻x स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ये जो इसका कर्व बनता है वो इसी तरह बनेगा। और अब मैं इसी को कंपेयर करूं, अब समझिएगा, इसी को कंपेयर करूं, हमने क्या बोला? e⁻⁻x स्क्वायर, तो यहां पर जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू y की कितनी आई? 1। अगर बेटा मैं इसके आगे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर देता, मान लो a, और x की वैल्यू 0 पुट करता तो क्या आ जाता? सुनना, x की वैल्यू 0 पुट करता तो y की वैल्यू कितनी आ जाती? a इंटू e⁻⁻0, और -0 मतलब 0, e⁻0 का मतलब 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती? a। तो मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे ये वैल्यू a मैक्सिमम पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अभी क्या आ रहा था? 1, अब क्या आ रहा है? a। इसका मतलब जो आगे मल्टीप्लाई किया गया है ना, वो उसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू को बता रहा है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। और उसकी वैल्यू कितनी होगी ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर पे। तो ये सिग्मा स्क्वायर क्या है? दिस इज द वेरिएंस।
और किसी कर्व का वेरिएंस क्या होता है, उसमें वेरिएशन कितना ज्यादा है, और वेरिएशन जितना ज्यादा होगा, समझना बेटा, अगर ये वेरिएशन मतलब यहां से लेके यहां तक, इसको वेरिएशन बोलते हैं, है ना, इसका वेरिएशन ज्यादा है, इसका वेरिएशन कम है, और इसका वेरिएशन और ज्यादा है, तो वेरिएशन क्या होता है कि वो कर्व कितना क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है एक्स एक्सिस में, और वेरिएशन कम क्या होगा, जितना कर्व अंदर आएगा और पीक हाई होगी उतना कम वेरिएशन होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हाई तो वेरिएशन ज्यादा, वेरिएशन मैक्सिमम, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम, और अगर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू लो तो वेरिएशन होगा लो, तो एक्स की वैल्यू होगी लो और पीक होगी ज्यादा। तो मतलब सिग्मा स्क्वायर पर डिपेंड करेगा इसका पीक, और अगर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा तो जो इसकी पीक वैल्यू होगी ओवरऑल वो कम, और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कम तो ओवरऑल पीक ज्यादा। मतलब समझ में आया? मतलब ये हुआ बेटा, बहुत सारी चीजें मैं बोल जा रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब ये हुआ कि एक कर्व ऐसा भी हो सकता है, एक कर्व ऐसा भी हो सकता है, एक कर्व ऐसा भी हो सकता है जिसकी पीक ज्यादा, मतलब ये पीक जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर रूट में, इस पे डिपेंड कर रहा है। अब बताओ बेटा, अगर इसकी पीक सबसे ज्यादा है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, अगर ये ज्यादा है तो मतलब ये ज्यादा है तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कम होगी, सिग्मा स्क्वायर कम, वेरिएंस कम, वेरिएशन कम, डिस्ट्रीब्यूशन कम, मतलब कर्व क्या बनेगा, एक्स में मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेगा। और ये वाली वैल्यू जितनी कम होगी सिग्मा स्क्वायर उतना ज्यादा होगा, और सिग्मा स्क्वायर देखो जितना ज्यादा होता जा रहा है इसकी पीक कम होती जा रही है, और ज्यादा हुआ सिग्मा स्क्वायर, इसकी पीक और कम हो गई। आपको समझ में आया? ये किस वैल्यू को बताता है, उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के पीक वैल्यू को बताता है। बात समझ में आई? तो ये जो पीक वैल्यू है, जो ये पीक वैल्यू है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये फंक्शन का जो ये पॉइंट है ये डिसाइड करेगा। 2 पाई तो वहां कांस्टेंट है, तो डिसाइड कौन करेगा, सिग्मा स्क्वायर डिसाइड करेगा। किसी भी गिवन डेटा में जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उसकी पीक उतनी कम होगी, जितना कम वेरिएशन होगा उसकी पीक उतनी ज्यादा होगी, और अगर पीक इनफाइनाइट तक जा रहा है तो वो डेटा हमारा आइडियल होगा। और यही सीआरई में मैं पढ़ाता हूं आपको कि अगर हमारा सिग्मा स्क्वायर 0 है तो वो आइडियल पीएफआर को रिप्रेजेंट करता है, और उसकी पीक मैक्सिमम होती है, और उसमें हमारा टाउ पी का डिले होता है। ये पूरा सीआरई के आइडियल रिएक्टर में नॉन आइडियल रिएक्टर वाले पार्ट को एक्सप्लेन करते टाइम पढ़ाते हैं। जितने भी केमिकल के बच्चे हैं शायद समझ पा रहे हो। तो अब ये समझ में आ गया इसका कर्व, है ना? अभी तक आप रटते होगे कि ये फार्मूला होता है, मैंने बोला नहीं रटना यार फार्मूला, और इस फार्मूले का कर्व आप रटते होगे कि ऐसे बनता है, नहीं रटना है कर्व। हम क्या करेंगे, हम बनाना सीख लेंगे। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और इसके बाद रटोगे किसी भी इक्वेशन का कर्व, नहीं रटेंगे, हम बनाना सीख लेंगे। और कैसे बनाएंगे, अब देखो इसकी ब्यूटी देखो कैसे बनाएंगे। ये बेटा ऐसे बनाएंगे, क्योंकि हमने क्या बोला, पी एक्स या एफ एक्स इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन √2 सिग्मा होल स्क्वायर। और इसको कंपेयर करेंगे किससे, a इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर से। अब इसका जो कर्व बनेगा वो कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और इसकी जो ये पीक आएगी, ये पीक की वैल्यू क्या होगी, a होगी, और ये x की वैल्यू ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगी। अब बताओ ये कर्व और ये सेम लिखा है क्या, और a की जगह अगर मैं ये पुट कर दूं तो ये a की जगह अगर मैं लिख दूं 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, और x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो ये हमारा जो ये वाला वैल्यू होगा ये किसको बताएगा, मीन को बताएगा। और मीन मतलब x बार या फिर म्यू, और इस मीन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट और राइट में क्या होगा, ये बेटा इसकी वैल्यू जो होगी, ये लेफ्ट और राइट में जो भी शो करेगा ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा,
ये एक सिमेट्रिक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। इससे लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड की वैल्यू हमारी सेम होगी, इसका कर्व सेम होगा, नेचर सेम होगा, स्लोप सेम होगा। ये हमारा नॉर्मल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और ये हमारा उसका कर्व है। अभी समझ में आया कि नहीं? अभी समझ में आया? यस, आप लोगों ने आंसर तो किया है। नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन एफटी, मोर स्टीप सडन डिक्रीज, ठीक है। थैंक यू सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, पहली बार समझ आया फॉर्मूले का मीनिंग। चलो, कुछ तो फायदा हुआ, कुछ तो फायदा हुआ ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर मैं ये कर बनाऊं तो अब आपको डाउट नहीं होगा कि सर ने जबरदस्ती बना दिया। आपको पता होगा क्यों बना दिया, इसकी वजह से। ये मैक्सिमम वैल्यू क्यों है, इस ए की वजह से। अब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, तो बनाते हैं, फिर बनाते हैं कर्व अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं और यहां पर कर्व ड्रा करते हैं। मुझे नहीं पता बेटा कि कहां पर वाई एक्सिस होगा, ये जीरो पर ही होगा कि नहीं होगा, है ना, इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में, क्योंकि वो हमारा x माइनस म्यू बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, है ना, एक वो वाला टर्म है, उसके बेसिस पे ये वाई एक्सिस डिसाइड होता है। क्योंकि शिफ्टिंग आपने पढ़ा होगा, कर्व शिफ्टिंग, है ना, तो वो कर्व शिफ्टिंग में वाई एक्सिस ये शिफ्ट हो जाता है। खैर जो भी होगा, लेकिन ये मीन होगा, ये हमें पता है। और मीन में इसकी मैक्सिमम पीक जो होगी वो कितनी होगी, इतनी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चा। समझ आया? नोट कर लीजिए इसको, है ना। मैं ऐसे रफली बना रहा हूं तो लाइन मेरी टेढ़ी मेढ़ी होंगी, है ना, आप स्केल से बनाइएगा। और ये वाली वैल्यू कहां पर शो होगी, माइनस इनफाइनाइट, और ये वाली वैल्यू प्लस इनफाइनाइट। ये पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, इसके इस साइड, है ना, और इस साइड सेम ड्यूरेशन पे अगर मैं कंसीडर करूं, एक ऐसा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। जब बेटा सिमेट्रिक है तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, और इसके इस साइड मूव करेंगे तो ये वैल्यू म्यू से इंक्रीज करेगी। ये वाली वैल्यू होती है म्यू प्लस सिग्मा, ये वाली वैल्यू होती है म्यू माइनस सिग्मा, और आगे बढ़ेंगे तो ये म्यू प्लस 2 सिग्मा, ये म्यू माइनस 2 सिग्मा। इस तरह से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है। ठीक है, सिग्मा भाई सिग्मा स्क्वायर कोई एक वैल्यू होगी वेरिएंस, उस वेरिएंस का रूट स्टैंडर्ड डेविएशन, वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, और एक वैल्यू आपसे कई बार पूछ ली जाती है मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में, किसी एक ब्रांच में पूछी गई है कि ये जो म्यू प्लस सिग्मा या म्यू माइनस सिग्मा की हाइट होती है वो कितनी होती है। हालांकि हम निकाल सकते हैं, हम उस फंक्शन में वैल्यू पुट करके सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जस्ट आपको याद रखने के लिए बता दूं, ये जो भी ये वैल्यू होती है ना, इस वैल्यू का 0.607 टाइम्स होती है, 0.607 टाइम्स ऑफ द 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। और जो ये पीक होती है वही ये सेम होती है। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा।
नोट करिएगा, ये पूछा गया है गेट एग्जाम में, है ना, इसलिए मैं लिखा रहा हूं, नोट करिएगा बेटा। इलेक्ट्रिकल में या किसी मैकेनिकल में किसी एक ब्रांच में ये वाली वैल्यू पूछी गई है। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो बेटा आपको ऑलरेडी पता है क्या, पी एक्स इक्वल टू 1/√2 सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ऐसा। और x की वैल्यू म्यू प्लस सिग्मा या म्यू माइनस सिग्मा पुट कर दो यहां पर, x की वैल्यू म्यू प्लस सिग्मा या म्यू माइनस सिग्मा पुट कर दो, पुट करके सॉल्व कर लो, देखो आंसर आएगा कि नहीं। कैसे? 1/√2 सिग्मा स्क्वायर, इसमें x तो है नहीं तो ये तो चेंज नहीं होगा, ये देखो वही आ रहा है, इनटू ई टू द पावर, जब आपने x की वैल्यू म्यू प्लस सिग्मा पुट की और माइनस म्यू, तो ये कैंसिल हो गया अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। और ये जब दोनों कैंसिल हो गया, सिग्मा से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, ई टू द पावर, ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1/2 सिग्मा, और 2 सिग्मा की जैसे वैल्यू आप पुट करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जो ये माइनस लगा था, है ना, जो वैल्यू आएगी वो आप यहां से काउंट कर लेंगे, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू आपको दे देगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको निकाल, सॉरी सिग्मा स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा, सॉरी सिग्मा स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैसे? ये इसका होल स्क्वायर था, इसका होल स्क्वायर था ना, यार गड़बड़ हो गई, हाँ देखना भी मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब हम इसको चेंज करेंगे, है ना, यहां से ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहां पर मैं एक ऊपर कर दे रहा हूं, पी एक्स इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर रूट में, और यहां पर देखना ई टू द पावर एक्स की वैल्यू जैसे हमने पुट किया म्यू प्लस सिग्मा, तो म्यू प्लस सिग्मा, म्यू से म्यू कैंसिल, क्या बचेगा, सिग्मा, सिग्मा का होल स्क्वायर, ये सिग्मा स्क्वायर, और वो सिग्मा स्क्वायर से ये सिग्मा स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा, ई टू द पावर -1/2। अच्छा जरा ई टू द पावर -1/2 की वैल्यू निकालो, कैलकुलेटर कहां गया, कुछ ऐसा आ रहा है क्या, 0.60653 आ रहा है, हाँ या ना, दिखेगा आपको, नहीं दिख रहा है क्या, देखो जरा, आ रहा है, मैंने क्या लिखा, 0.606 क्या रहा है, 60653 समथिंग, और इंटू 1/2 सिग्मा स्क्वायर रूट में, सेम वैल्यू मैंने लिखी है क्या, मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया है, आया कि नहीं। तो ये मत बोलना कि मैंने बोला कि रट लो, मैंने क्या बोला, समझ लो, मैं रटने के लिए नहीं बोलता, समझ लो कैसे आया। अच्छा इसी तरह अगर म्यू प्लस 2 सिग्मा पुट किया तो भी निकाल लेंगे क्या, या कोई भी वैल्यू पुट करे, तो सर ये बताइए ये सेम क्यों आ रही है, जो वैल्यू ये वही वैल्यू ये क्यों आ रही है, ये तो अलग है एक्स, ये अलग है, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जब एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, अब अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे ना, तो म्यू माइनस सिग्मा माइनस म्यू, म्यू से म्यू कैंसिल, और माइनस सिग्मा का स्क्वायर वो सिग्मा स्क्वायर, तो सेम वैल्यू आ जाएगी कैंसिल होकर, बात समझ में आई। इसी तरह हम x की कोई भी वैल्यू पुट करके क्या हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसकी पीक वैल्यू निकाल सकते हैं, यस और नो, कर सकते हैं कि नहीं, रटना नहीं है बेटा, कुछ भी रटना नहीं है। अभी जब नॉर्मल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अपने बीटेक टाइम पे पढ़ा था, हर चीज रट ली थी कि ये पीक इतना होता है, इसको भी, है ना, ये इतना होता है, ये इतना होता है, कर्व ऐसे बनता है, इसका फार्मूला ये होता है, अरे क्यों रटना है भाई, तब मुझे पढ़ाने वाला मैं नहीं था, या कोई ऐसा मुझे नहीं पढ़ाया था, लेकिन अब मैं आपको पढ़ाने के लिए हूं, तो रटना कुछ भी नहीं है, इजीली निकाल पाए अब। तो चलो एक बार फिर से, अब हमें यह पता चल गया, फर्स्ट पॉइंट लिखते जाएगा, फर्स्ट पॉइंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शोज द बेल शेप्ड फॉर्म, पहला पॉइंट लिखेगा।
सर फ्रंट पेज पर भी होल स्क्वायर नहीं लिया है, ऐसा कैसे यार? ये लिया है, ये स्क्वायर लिया, होल स्क्वायर नहीं लेना। अगर होल स्क्वायर लेना तो नीचे √2 सिग्मा फिर होल स्क्वायर लेना। ये सही लिखा है, गलत नहीं लिखा। और यहां पर भी जो मैंने लिया है तो ये स्क्वायर यहां पर लिया है, होल स्क्वायर नहीं लिया बेटा, स्क्वायर यहां पर ऊपर लिया है, होल स्क्वायर नहीं है पूरा, है ना। अगर होल स्क्वायर लेना तो √2 सिग्मा लेके फिर होल स्क्वायर करना, 2 सिग्मा स्क्वायर मत करना। चलो पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन shows the bell shaped form. Normal distribution shows the bell shaped form. Bell shaped form. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये क्लियर है ना आपको कि बेल शेप बनेगा। सेकेंड पॉइंट, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अरे ये तो बेटा जो फंक्शन है px है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी, कहां पर आएगी, x इक्वल टू म्यू पर। कितनी आएगी, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या हो गया, बेल शेप्ड फॉर्म। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, maximum probability will occurs at x equal to mu, x equal to mu। थर्ड पॉइंट कितनी होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितनी होगी, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। नोट करिए। और ये कोई भी पॉइंट मैं ये नहीं बोल रहा रट लो, हर पॉइंट मैंने समझाया है बेटा, हर पॉइंट मैंने समझाया, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा रट लो, ऐसा होता है, मैंने समझाया है आपको तब मैं बोल रहा हूं। ठीक है, थर्ड, थर्ड अगर बेटा हम इसका इंटीग्रेशन करें, सुनना, अगर बेटा हम इसका इंटीग्रेशन करें, जो ये फार्मूला बना हुआ है किसका, अगर मैं पूरा इसका इंटीग्रेशन करूं, जो हमारा px लिखा हुआ है, कैसे बेटा, वो एक बार डिस्कार्ड कर दिया तो अब वो रफ नहीं हो पाएगा मेरे से। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ px dx -1 से +1। तो आपको पता है ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी, -∞ से +∞। तो क्या, -∞ टू +∞, px क्या है, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू e⁻⁻x - म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर dx। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वाला पोर्शन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, e⁻⁻x है ना, उससे आप सॉल्व कर लीजिए। इसकी लिमिट पुट करिए -∞ से +∞, और सॉल्व करके आप खुद देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, तो आप चाहे सॉल्व करके देख लेना, और अभी इतना टाइम है नहीं कि मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊं। और ये इंटीग्रेशन किसको नहीं आता करना, आप बीटेक कर रहे हो इतना तो आता होगा, अगर नहीं आता तो अभी कैलकुलस जब पढ़ाऊंगा तब याद दिला देना कि सर आप एक इसका इंटीग्रेशन करा के दिखा दो ना, तो मैं आपको वहां पर सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी जस्ट आप ये लिख लीजिए कि जो इसकी वैल्यू होती है, इंटीग्रेशन ऑफ px dx फ्रॉम -∞ टू +∞ इक्वल टू कितनी होती है, 1 होती है। नोट करिएगा, इज इक्वल टू 1। और म्यू अगर 1 हो गया, और अगर इसका एरिया, और अगर इसका टोटल एरिया 1 है, और म्यू के करस्पॉन्डिंग वो हमारा सिमेट्रिक है, तो म्यू के लेफ्ट साइड का 0.5 होगा, म्यू के राइट साइड का भी 0.5 होगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करना, नेक्स्ट पॉइंट नोट करना, इंटीग्रेशन -∞ टू म्यू px dx इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू टू +∞ px dx इक्वल टू 1/2, हाफ हो जाएगा, इक्वल टू 1/2। ठीक है, और आपको याद होगा मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं तो मीन क्या होता है, एनपी।
वेरिएंस क्या होता है? एनपीक्यू। जब हम लोगों ने पॉइजन थ्योरम पढ़ी तो मीन और वेरिएंस दोनों क्या आया? सेम आया। कितना? एनपीक्यू, सॉरी कितना आया? एनपी। और जो हमारा यहां पर हम पढ़ते हैं तो नॉर्मल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिमेट्रिक कर्व के केस में आपको मैंने पढ़ाया था पॉजिटिवली स्किप्ड, निगेटिवली स्किप्ड और सिमेट्रिक कर्व। तो सिमेट्रिक के केस में क्या होता है? मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होते हैं। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। नोट करो, मीन, मीडियन, मोड सब इक्वल होते हैं। नोट करो, फास्ट करो बेटा, फास्ट करो। फास्ट करोगे तो आज कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा। यस, एनपी, एनपी सही है, सही है, सही है, सही है सर। वो हमेशा सिमेट्रिक अबाउट मीन होता है। कौन बेटा? कौन? किसके बारे में बोल रहा हूं? ये कर्व के बारे में। हमेशा सिमेट्रिक अबाउट मीन होगा। नॉर्मल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सिमेट्रिक अबाउट मीन होता है। ठीक है, गुड। और पॉइंट मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए थे जब अभी डायग्राम बना रहा था। वेरिएंस ज्यादा होगा तो वेरिएंस जितना ज्यादा होगा पीक उतना कम होगा, स्प्रेडनेस उतनी कम होगी। क्या? जो वेरिएंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्प्रेडनेस के। एक मिनट, स्प्रेडनेस तो उतनी ज्यादा होगी ना, वेरिएंस ज्यादा होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्प्रेडनेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीक हाइट के। वेरिएंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रेडनेस। स्प्रेड मतलब कितना फैल रहा है ना। जितना ज्यादा वेरिएंस होगा उतनी स्प्रेडनेस होगी, और वेरिएंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीक या हाइट के। गॉट इट? क्लियर? जितना वेरिएंस ज्यादा होगा पीक उतना कम होगा, पीक जितना कम होगा वेरिएंस उतना ज्यादा होगा, और वेरिएंस जितना ज्यादा होगा स्प्रेडनेस उतनी ज्यादा होगी, वेरिएशन उतना ज्यादा होगा, उस डेटा में रैंडमनेस उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, और बोल दूं, अगर वेरिएंस ज्यादा है तो स्प्रेडनेस ज्यादा है, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लो रैंडमनेस के, रैंडमनेस के। ठीक है, वेरिएंस जितना कम होगा स्प्रेडनेस उतनी कम होगी, रैंडमनेस उतनी कम होगी, मतलब स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, मतलब स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, चलो सारे पॉइंट हो गए, सारे पॉइंट हो गए। पीक लेस, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है। स्टेबिलिटी कम होगी, वेरिएशन ज्यादा। हाँ भाई, वेरिएशन जितना ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हो गई ना, और वेरिएशन जितना कम है, वेरिएशन हम कर नहीं रहे, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, चलो अब इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म आता है बेटा, मैं ये रफ कर दूं ना, उम्मीद करता हूं आप सब नोट कर चुके होंगे। ठीक है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म आता है, लिख लीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बोला कि अब जैसे हमने यहां पर अभी कर्व बनाया तो ये, तो मुझे नहीं पता बेटा ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, है ना। जो ओरिजिन पॉइंट है वो ओरिजिन पॉइंट कहां पे होगा। अगर हम इसकी शिफ्टिंग कर लें और इस ओरिजिन पॉइंट को मीन पर ले आए तो हमारा क्या होता है? वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है, और उस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पी जेड इक्वल टू, एक्स को जेड से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो एक शिफ्टिंग करते हैं, एक्स और वाई को रिप्लेस करके, अपने शिफ्टिंग आप कर्व पढ़ा होगा, तो वो क्या करते हैं हम लोग? 1/√2 पाई इंटू e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2।
ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, नोट करिएगा। सर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पर इफेक्ट, बेटा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जितना ज्यादा होता है वेरिएशन उतना ज्यादा होता है, ठीक है, रैंडमनेस उतनी ज्यादा होती है, वेरिएबिलिटी उतनी ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी उतनी कम होती है, ठीक है। जो मैंने वेरिएंस का आपको डिफिनीशन बताया ना, जैसे रिलेट किया, सेम वही सीवी है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, या सीओवी बोलते हो या सीवी बोलते हो, सेम वही होता है। नोट करो, नोट करो। नोट करो बेटा। और ये कहां से आता है? जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? पी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्सिस जो हमारा ओरिजिन होता है, उस ओरिजिन को मीन पर लेकर जाते हैं, तो वो मीन एक्स की जो वैल्यू एक्स इक्वल टू म्यू था, वो मीन को हमें फिर ओरिजिन से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाती है, और उस केस में इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा से इसको रिप्लेस कर देते हैं, और जब यही वैल्यू ये सब पुट कर देते हैं इस मेन फार्मूले में, तो हमारा इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है। नोट कर लीजिएगा, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, ठीक है। आप देखो ना, x माइनस म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर, ये 2 को बाहर ले लो तो x माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसी को तो z रख दिया तो ये z स्क्वायर हो गया है, और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट करनी है तो ये रूट ऑफ 2 पाई हो गया है, और म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है वहां पर। वेरिएंस पर डिपेंड, नैतिक वही तो बताया ना मैंने, जो बेटा वेरिएंस होता है वही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है। बस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एक डेटा का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और उस डेटा को हम पूरा ओवरऑल कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एक फिक्स वैल्यू आ जाती है। कैसे? म्यू और सिग्मा के बेसिस पे, म्यू बाई सिग्मा इंटू 100, वो परसेंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। वही चीज क्यों पूछ रहे हो नैतिक? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पर इफेक्ट, वेरिएंस पर डिपेंड, ये सब एक ही बात है, एक ही बात है बेटा ये, ठीक है। अच्छा लेट से एंड हुआ, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, नोट करो इसको, इसको नोट करो। चलो हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ थ्योरी से। सर अगर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? क्वेश्चन बेटा आपको ऐसा पूछा जाएगा, सुनना, ये है क्वेश्चन। एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा e टू द पावर माइनस एक्स दिया है सर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बता रहा है x 0 टू इंफिनिटी, क्या कह रहा है, देन p ग्रेटर देन 1 कितना होगा। बेटा क्या ही बचा क्वेश्चन में, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। अब जो हमारा डिफाइंड है, ये कहां से 0 से लेकर इंफिनिटी तक, आगे का नहीं कुछ बता रहा, 0 से इंफिनिटी तक डिफाइंड है। तो जब 0 से इंफिनिटी डिफाइंड है तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट पी एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 होता है, और ये डिफाइंड 0 से इंफिनिटी है, तो बेटा इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। क्वेश्चन में पूछ रहा है x इज ग्रेटर देन 1, तो ये तो 0 से इंफिनिटी है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। क्या? इंटीग्रेशन 0 से 1, ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 1 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब हमसे वैल्यू क्या पूछा है, पी एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब 1 से इंफिनिटी का पूछ रहा है, तो आप निकाल दीजिए इसकी वैल्यू। इंटीग्रेशन 1 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस e टू द 0 टू 1 e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसको क्या सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और ये वैल्यू क्या बन गई, पी एक्स इज ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 माइनस, इसको सॉल्व कर दो, e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो, हो जाएगा।
हाँ या ना? हो जाएगा हाँ या ना? इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्या सर सब इसी टाइप के आएंगे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विश्वनाथ, इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल का है, शायद 2013 का, याद नहीं मुझे बट शायद 2013 का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है ना? ये आप मैच कर लेना, पीवाईक्यू से मैच कर लेना, है कि नहीं है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए जहां से जहां तक एक्स डिफाइंड है, उसकी लिमिट का जो इंटीग्रेशन होगा, उस फंक्शन का जो फंक्शन आपका गिवन है वो कितना होगा? 1। बस इतना आपको याद रखना था, सॉल्व हो गया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए हम कर लेंगे। एक क्वेश्चन केमिकल में आया है, 2 बार सिविल में आया है, 3 बार मैकेनिकल में आया है, 2 बार इलेक्ट्रिकल में आया, नहीं 3 बार 2 या 3 बार इलेक्ट्रिकल में आया है, 3 बार इलेक्ट्रॉनिक्स में आया है। इस टाइप के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस मैं आपको वहीं कराऊंगा स्पेशल क्लास में, और इसकी टाइमिंग कल रहेगी 9:30 PM। याद रखिएगा, कल 9:30 PM स्पेशल क्लास में हर बच्चा प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कैलकुलस आगे कंटिन्यू करूं तो यार प्रेजेंस दिखा दो कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है केमिकल इंजीनियरिंग का, ये क्वेश्चन है केमिकल इंजीनियरिंग का, और ये पूछा गया है 2008 में, 2008 में। क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, F1 this, F2 this, if mu and sigma denote the mean and standard deviation respectively, then तो आपको क्या करना है? कंपेयर करना है, कंपेयर करना है, इसका म्यू और सिग्मा निकालना है, इसका म्यू और सिग्मा निकालना है। चलो करते हैं। F1x इक्वल टू, ये अब आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब आगे क्या है? 1 इंटू e⁻⁻πx²। तो आप अगर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, उसमें क्या होता है? उसमें होता है 1/√2πσ² इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 1। तो यहां से क्या सॉल्व करके सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं? चलो निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व करके सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो। तो क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू √2πσ²। यहां से आप इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 1/2π। पहले फंक्शन के लिए कर रहे हैं तो सिग्मा 1 मान लो इसको, आ गया। अच्छा, म्यू कितना आ जाएगा? अब सेकंड हम लोग कंपेयर करें, e⁻ x माइनस, समझना, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? πx²। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? πx²। अगर हम यहां से कंपेयर करें तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा स्क्वायर, 1/2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू पाई, 1/2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू पाई। तो यहां से वेरीफाई हो गया क्या? देखो फिर से कि ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2π। तो ये 1/सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2π, या सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2π। फिर से एक बार ये सॉल्व हो के आ गया। दूसरा, x माइनस म्यू, यहां पर क्या है? x माइनस 0 का होल स्क्वायर ना। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? x माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू की वैल्यू आ गई बेटा 0। तो ये μ1 हो जाएगा। आपने पहले फंक्शन के लिए μ1 और सिग्मा 1 निकाल लिया। इसी तरह क्या दूसरे फंक्शन के लिए μ1 और सिग्मा 1 निकाल सकते हो, और उनकी वैल्यू को कंपेयर करके क्या आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा केस सही होगा? μ1 बड़ा होगा कि μ2 बड़ा होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर बड़ा होगा कि सिग्मा 2 स्क्वायर बड़ा होगा? नहीं निकाल पाओगे क्या बेटा? हाँ या ना? हो जाएगा या नहीं? यस और नो, या मैं वो भी करके बताऊं? सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सेप्ट वैल्यू और वेरिएंस केस कैलकुलेट करते हैं। मैं समझा नहीं शायद क्या पूछ रहा हूं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सेप्ट वैल्यू एंड वेरिएंस
केस कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये लो आपके सामने है ना, कैसे कैलकुलेट कर, कोई फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन से कंपेयर करके हमारा निकल आता है, हो जाएगा। गुड गुड। जैसे बेटा इसको कंपेयर किया, ऐसे इसको कंपेयर करेंगे, ये क्या है 1/2 पाई, तो क्या हो जाएगा, सुनना, 1/√ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई, ये हो जाएगा क्या, नहीं 1/2 पाई, 1/2 पाई, 1/2 पाई, यहां से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, रूट में स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, इससे इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 पाई। अब मुझे बताओ बेटा, ये सिग्मा 2 मान लो, तो 1/2 पाई बड़ा है या 2 पाई बड़ा है, बेसिकली 2 पाई बड़ा है, तो सिग्मा 2 स्क्वायर बड़ा हो गया सिग्मा 1 स्क्वायर से, तो सिग्मा 2 स्क्वायर बड़ा हो गया, या तो हमारा ये वाला पोर्शन सही होगा या फिर ये सही होगा, या तो ए सही है या तो सी सही है, ये हमारा गलत और ये गलत, समझ में आया। अब इसी तरह आपको म्यू2 निकालना होगा, म्यू2 कैसे निकाले, इससे कंपेयर करके, तो जब इससे कंपेयर करेंगे तो ये क्या लिखा है -1/4 पाई, और ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सही है। अब कंपेयर करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, तो ये इससे तो ये कम 2 सिग्मा स्क्वायर है ना, 1/2 सिग्मा स्क्वायर इसके 1/4 पाई के इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, सेम आ जाएगा 2 पाई। अब इसको कंपेयर करो, म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये x प्लस 1 है, ये x माइनस म्यू है, तो माइनस म्यू इक्वल टू +1, तो म्यू इक्वल टू -1, तो म्यू क्या आ गया, म्यू2 क्या आ गया -1, ठीक है। अब कौन बड़ा है, म्यू1 बड़ा है कि म्यू2 बड़ा है, कंपेयर कर लीजिए, म्यू1 बड़ा है ना, -1 से तो 0 बड़ा होता है, तो म्यू1 बड़ा है, तो म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2। अब ये भी गलत हो गया, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया, टफ था क्या, मुझे बताओ, टफ था क्या बेटा, मतलब मुझे तो नहीं लगा और मुझे नहीं लगता कि आपको लगेगा, सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा ना। चलो एक और क्वेश्चन, ये केमिकल का ही क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन, चलो अब टाइम हो गया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जितने भी हैं आपके, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा अब स्पेशल क्लास में, है ना। एक ये भी क्वेश्चन है कि ये भी केमिकल का ही है, शायद 2013 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, कैसे कैसे करने हैं, है ना। आप कल के दिन प्रेजेंट रहिए स्पेशल क्लास में 9:30 PM से। स्पेशल क्लास का लिंक मेरे ऐप में पहुंचना, है ना, अपने ऐप को ओपन करना, ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा, शैलेंद्र कुमार सर्च करना, मेरी प्रोफाइल ओपन होगी, फॉलो का ऑप्शन होगा, फॉलो कर लेना, वहां से फ्री लाइव क्लासेज या फ्री स्पेशल क्लासेस का ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें क्लिक करना, आपको ऊपर ही दिख जाएगा लाइव क्लास, लिंक ऑलरेडी मैंने बना दी है ना। आप अभी 11:15 PM वाला सेशन ज्वाइन करना मेरा, है ना, अगर वो ज्वाइन करोगे तो मैं वहीं पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक। दूसरा, वो जो कल की लिंक रहेगी मेरे स्टेटस में भी और सारे टेलीग्राम ग्रुप में भी, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप में आप प्रेजेंट हैं तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये गणित अभ्यास सीरीज, ये ऑलरेडी यार लिंक पिन है, ये ऑलरेडी लिंक पिन है कल की, ठीक है, टीम ने ऑलरेडी पिन कर रखी है, देखो ऊपर लिखा होगा गणित अभ्यास सीरीज SKS 50, इस पे क्लिक करके रोल कर लेना, कल के दिन जब क्लास स्टार्ट होगी तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, समझ गए, कर लेना। और मैं चाहता हूं कि कम से कम जितना भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो उतने स्टूडेंट प्रेजेंट रहे, स्पेशल क्लास में आप लोग गायब हो जाते हो, वो मत करना, ठीक है, कल ज्वाइन करना। चलो तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, करें, ठीक है। ये कम्युनिटी फीचर्स है, अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन ओवर करेंगे, मिलेंगे कल के दिन 9:30 PM पर स्पेशल क्लास के लिए। सर 2 क्लास नहीं है क्या मैथ्स का, कल 2 क्लास है क्या मैथ्स का, नहीं बेटा एक ही क्लास है, कल एक ही क्लास है, कल यूट्यूब वाली क्लास नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल वाली क्लास होगी, सेम टाइम पे 9:30 से, ठीक है बेटा। चलो तो आज की क्लास ओवर करते हैं, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद। अनमोल यादव, चलो सही है।
मस्त फॉर्म में पढ़ते रहो बेटा, करते रहो, मूव करते रहो, कोई भी हेल्प की नीड हो याद करना, है ना। बाकी आज ही आपको शायद रिप्लाई किया था मैं। चलो थैंक यू, लव यू ऑल, गुड नाइट बेटा। और अगर 11:15 वाला ज्वाइन करते हो मजा आएगा, अच्छा लगेगा। और ये मैथ्स की क्लास के लिए पिन करके उसमें क्लिक करके एनरोल कर लेना ताकि कल नोटिफिकेशन मिल जाए और टाइम से आप लोग ज्वाइन कर पाओ। ओके, बाय बाय गाइज।